हेलो दोस्तों, अल्फ़ा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी में विषाणु, वायराइड, प्रियांस और लाइकेंस ये 4 टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विषाणु को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं विषाणु। देखिए, विषाणु को वायरस कहा जाता है। विषाणु को क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणु की खोज सबसे पहले इवानोवस्की ने किया था। इन्होंने क्या किया? जो तंबाकू होता है, तंबाकू के पौधे की पत्ती में एक चितकबरा रोग होता है, जिसमें जो पत्तियां हैं उस पर दाग या धब्बे बन जाते हैं। इस रोग का पता लगाने का प्रयास किया और इन्होंने क्या किया? इस पत्ती को लेकर के इसका जूस बना लिया, इससे रस निकाल लिया। फिर इन्होंने यह जो जूस है, इस जूस को जीवाणु फिल्टर के साथ इसको फिल्टर कर दिया। इस जूस को इन्होंने क्या किया? जीवाणु फिल्टर से फिल्टर कर दिया और यहाँ पे जो तरल पदार्थ प्राप्त होता है इसमें जीवाणु उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे जीवाणु फिल्टर लगा दिया जाएगा तो जो सभी जीवाणु इसमें उपस्थित होंगे वह ऊपर छन जाएंगे और नीचे एक भी जीवाणु नहीं आता है। और पुनः इवानोवस्की ने क्या किया? इस तरल पदार्थ को एक स्वस्थ पत्ती पर डाल दिया और फिर इन्होंने देखा कि इस स्वस्थ पत्ती में फिर से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसका कारण इवानोवस्की ने यह बताया कि जीवाणुओं से भी छोटे कुछ ऐसे कण होते हैं जिनके कारण ये रोग उत्पन्न होता है, इस तरह से इवानोवस्की ने सबसे पहले विषाणु की या वायरस की खोज की। बीजरिंग नाम के वैज्ञानिक ने इस तरल पदार्थ को जीवित संक्रामक तरल कहा। बीजरिंग ने इसको क्या कहा? जीवित संक्रामक तरल। बीजरिंग ने इस पदार्थ को, इस द्रव्य को क्या कहा? जीवित संक्रामक तरल कहा। और सबसे पहले जीवाणुओं का क्रिस्टलाइजेशन विषाणुओं का क्रिस्टलाइजेशन स्टैनले ने किया था। स्टैनले ने सबसे पहले TMV टोबैको मोज़ैक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया, उसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया। ठीक है, यह जो टोबैको मोज़ैक डिजीज, यह डिजीज किस वायरस से होता है? किस विषाणु से होता है? यह TMV वायरस से होता है। किस वायरस से? TMV वायरस से होता है या विषाणु से होता है। कौन सा डिजीज? टोबैको मोज़ैक डिजीज। किसमें होता है? तंबाकू के पौधे में होता है। और इसी विषाणु को सबसे पहले किसने खोजा था? इवानोवस्की ने खोजा था। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले वायरस की खोज किसने की? इवानोवस्की ने। और इस तरल पदार्थ को बीजरिंग ने क्या कहा? जीवित संक्रामक तरल कहा। और सबसे पहले विषाणुओं को क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किसने किया? स्टैनले ने सबसे पहले इनका क्रिस्टल बनाया। आइए आगे देखते हैं विषाणु के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। विषाणुओं के प्रमुख लक्षण। विषाणु आकार में अति सूक्ष्म होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। विषाणु कैसे होते हैं?
अति सूक्ष्म होते हैं, इनका आकार नैनोमीटर या माइक्रोन में होता है। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं, जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। जो सबसे बड़ा वायरस होता है, सबसे बड़ा वायरस या विषाणु पॉक्स वायरस होता है। पॉक्स वायरस से चेचक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? चेचक रोग होता है। इसका आकार लगभग 0.3 माइक्रोमीटर होता है। इसका व्यास कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर होता है। आप इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा लगभग 300 नैनोमीटर। ठीक है, तो पॉक्स वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है और इस वायरस से कौन सा रोग होता है? चेचक रोग होता है। सबसे छोटा वायरस या विषाणु पार्वो वायरस होता है। इसका व्यास 0.01 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.01 या 0.1 माइक्रोमीटर होता है। सबसे छोटा वायरस पार्वो वायरस, सबसे बड़ा वायरस पॉक्स वायरस होता है। सामान्यतः विषाणु जब किसी सजीव कोशिका में, किसी जीवित कोशिका के अंदर रहता है तब यह सक्रिय रहता है, और जब यह कोशिका के बाहर रहता है तो यह निष्क्रिय की तरह व्यवहार करता है, निर्जीव की तरह पड़ा रहता है। तो यह कोशिका के अंदर विषाणु क्या होते हैं? जब कोशिका के अंदर रहते हैं तो यह सजीव की तरह व्यवहार करते हैं। सजीव की तरह व्यवहार करते हैं। सजीव की तरह व्यवहार करने का तात्पर्य यह है कि यह सजीवों की तरह प्रजनन करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो यह कोशिका के अंदर रह करके क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, विषाणुओं की संख्या को बढ़ाते रहते हैं। और जब ये कोशिका से बाहर रहते हैं तो यह पुनः ये निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं। अगला प्रमुख लक्षण, इनका क्या किया जा सकता है? क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित करके इसको सुरक्षित कई दिनों तक रखा जा सकता है, और यह एक निर्जीव का लक्षण होता है। जैसे डायमंड का क्रिस्टल होता है, ग्लास या कांच का भी क्रिस्टल होता है, इसी तरह वायरस का भी क्रिस्टल बनाया जा सकता है। अगला प्रमुख लक्षण क्या होगा? वायरस न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ होता है, यह डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है, यह डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। और प्रोटीन वायरस का क्या बनाता है? कोट बनाता है या कैप्सूल बनाता है। तो वायरस में, विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होते हैं, इसलिए विषाणुओं को न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन। विषाणुओं को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इनकी संरचना किससे मिलकर बनी होती है? न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। डीएनए और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं और प्रोटीन इनका क्या बनाता है? खोल या कैप्सूल बनाने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे 3 विषाणु दिखाए गए हैं, पोलियो वायरस, बैक्टीरियोफेज और टीएमवी टोबैको मोजैक वायरस। विषाणुओं की आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। विषाणुओं की आकृति गोल या
टैडपोल लार्वा के जैसी या छड़ के जैसी हो सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह पोलियो का वायरस है और इसकी आकृति कैसी है, गोल होती है। इसके नीचे दूसरा वायरस है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की आकृति आप देख सकते हैं। जो टैडपोल लार्वा होता है, मेढक के लार्वा को टैडपोल लार्वा कहते हैं या भेंक शिशु कहते हैं। तो यह जो वायरस या विषाणु होता है टैडपोल लार्वा की तरह दिखाई देता है। तीसरा जो विषाणु की संरचना है ये है टीएमवी विषाणु की संरचना है, टोबैको मोजैक वायरस की। यह जो वायरस होता है, विषाणु होता है, इसकी संरचना, इसकी आकृति छड़ के जैसी होती है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो वायरस होते हैं उनकी आकृति और आकार भिन्न भिन्न हो सकती है और इनमें आनुवांशिक पदार्थ में भी भिन्नता होती है। देखिए यहाँ पे पोलियो वायरस के पास जो आनुवांशिक पदार्थ होता है यह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एकहरा स्ट्रैंड का डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डीएस मीन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टीएमवी वायरस होता है, टीएमवी वायरस का आनुवांशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। आनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर प्रोटीन से बना कैप्सूल होता है, प्रोटीन से बना कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल प्रोटीन से बने हैं। तो यहाँ पे यह जो प्रोटीन होता है यह कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है और इसकी एक इकाई को कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सूल की जो इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है, कैप्सोमियर कहा जाता है। ठीक है, कैप्सूल प्रोटीन से बनता है और प्रोटीन की प्रत्येक छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। इन कैप्सोमियर से मिलकर के इनके प्रोटीन का खोल या कैप्सूल बनता है। ये वायरस के क्या हैं, प्रमुख लक्षण होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि विषाणु कितने प्रकार के होते हैं। विषाणु के प्रकार, विषाणुओं को 3 समूहों में बांटा गया है। विषाणुओं को कितने समूहों में बांटा गया है, 3 समूहों में बांटा गया है। होम्स ने विषाणुओं को इनके पोषद के आधार पर, किसके आधार पे, पोषद के आधार पर, पोषद के आधार पर विषाणुओं को 3 समूहों में बांटा है। ठीक है, पोषद क्या होता है, विषाणु जिन कोशिकाओं में, जिन जीवों में संक्रमण करते हैं वह उनका पोषद होता है। तो इसके आधार पे विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जूफैजिनी, दूसरा है फाइटोफैजिनी, तीसरा है फैजिनी। ठीक है, देखिए जूफैजिनी कैसे विषाणु होते हैं। जूफैजिनी ऐसे विषाणु होते हैं जो जंतुओं में संक्रमण करते हैं। इनका संक्रमण किस में होगा, जंतुओं में होता है। जैसे पोलियो वायरस है, लीसा वायरस है, पॉक्स वायरस है। ठीक है, ये सभी वायरस किसको संक्रमित करते हैं, जंतुओं को। तो ये जूफैजिनी के अंदर आते हैं। फाइटोफैजिनी ऐसे विषाणु होते हैं जिनका संक्रमण पौधों में होता है। किस में होता है, पौधों में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टीएमवी वायरस है इसका संक्रमण पौधों में होता है। यह चितरी रोग या टोबैको मोजैक डिजीज कॉज करता है, उत्पन्न करता है। तो फाइटोफैजिनी जो विषाणु होते हैं वो पौधों में संक्रमण करते हैं। एग्जाम्पल टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस। फैजिनी ये ऐसे विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। किसको संक्रमित करते हैं, जीवाणुओं को। और आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम है बैक्टीरियोफेज का। ये बैक्टीरियोफेज विषाणु जीवाणुओं को संक्रमित करता है। इसका संक्रमण किस में होता है, जीवाणुओं में होता है और यह जीवाणुओं में संक्रमण करके अपनी संख्या को बढ़ाता है।
जो जूफैजिनी वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं, यह दो प्रकार का होता है। बैक्टीरियोफेज दो प्रकार का होता है, एक होता है वायरुलेंट और दूसरा होता है टेम्परेट। वायरुलेंट, टेम्परेट। वायरुलेंट को उग्र कहा जाता है और टेम्परेट को संयमी कहते हैं। टेम्परेट को क्या कहते हैं? संयमी। देखिए वायरुलेंट क्या करता है? उग्र प्रकार का होता है, ठीक है। यह जब किसी जीवाणु को संक्रमित करता है, किसी जीवाणु में जब बैक्टीरियोफेज का संक्रमण होता है तो यह क्या करता है? इसमें अपना प्रजनन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है और फिर इसकी दीवार को फाड़ करके बाहर निकल जाता है। इसके अंदर बहुत सारे फेज वायरस का निर्माण होगा और फिर ये विषाणु क्या हो करते हैं? इस कोशिका कला को फाड़ करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनको कहा जाता है वायरुलेंट। तो ये वायरुलेंट प्रकार होता है जिसमें ये संक्रमण करने के बाद अपनी संख्या को बढ़ा करके बैक्टीरिया के कोशिका कला को फाड़ करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन संयमी में ऐसा नहीं होता है। ये विषाणु क्या करते हैं? इन विषाणुओं का जब संक्रमण होता है तो ये विषाणु कोशिका के साथ अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। जब कोशिका की संख्या बढ़ती है, कोशिका विभाजन होता है, तो ये उसके साथ अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखिए इनकी संख्या कोशिका के साथ क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। ये कोशिका कला को फाड़ करके बाहर नहीं निकलते हैं, ये इसी कोशिका के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे स्टेप में भी इनकी संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो यह अंतर होता है संयमी और वायरुलेंट में। यह कोशिका कला को फाड़ करके बाहर निकल जाते हैं और यह कोशिका के साथ साथ अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन कोशिका कला को फाड़ करके बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं विषाणु से होने वाले कुछ रोगों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण रोग जो विषाणुओं से होते हैं, ठीक है। और विषाणु हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं क्योंकि विषाणु से होने वाले जो रोग होते हैं उनके लिए दवाएं बहुत कम होती हैं या प्रतिजैविक विषाणुओं पर बहुत ही कम कार्य करता है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग के प्रति जो प्रतिजैविक होते हैं वह बहुत प्रभावी होते हैं, अच्छी प्रकार से कार्य करते हैं। लेकिन विषाणु से जो रोग होते हैं उनके प्रति बहुत ही कम मात्रा में प्रतिजैविक बने हैं और वह कम प्रभाव डाल पाते हैं विषाणु पे, ठीक है। देखते हैं विषाणु से कौन से रोग होते हैं। विषाणु रोग, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से कोविड-19 कौन सा रोग होता है? कोविड-19 रोग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए CO का मतलब होता है कोरोना, VI से वायरस है, ठीक है, और D से है डिजीज़। तो कोरोना वायरस डिजीज मीन्स कोविड-19, क्योंकि यह जो डिजीज़ है 2019 में फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया और पहचाना गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोविड-19 कहते हैं। तो आजकल तबाही मचाया हुआ है कोरोना, सबको परेशान करके रख दिया है और सभी लोग वैक्सीन लगवा लीजिए, जो कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो सभी लोग वैक्सीन लगवा लीजिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभकारी है। आगे देखिए नेक्स्ट, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इस वायरस से एड्स डिजीज होता है।
एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट्स का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह HIV वायरस के संक्रमण से होता है। पोलियो वायरस, पोलियो वायरस, पोलियो वायरस से कौन सा डिजीज होता है? पोलियो डिजीज होता है। पोलियो होता है जिसमें बोन क्या होती हैं? डैमेज हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और उनका शेप चेंज हो जाता है। लीशा वायरस, लीशा वायरस, इससे रेबीज रोग होता है। कौन सा डिजीज होता है? रेबीज, और इसे हम रेबीज वायरस भी कह सकते हैं या लीशा वायरस कहते हैं। वेरियोला, वेरियोला, वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स डिजीज होता है, स्मॉल पॉक्स रोग होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषाणु हैं और इनसे होने वाले रोग हैं। और अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, एक और टर्म यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है जो कभी कभी पूछा जाता है, रिट्रोवायरस क्या होता है? ऐसे विषाणु जिनमें आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है उन विषाणुओं को रिट्रोवायरस कहते हैं। ऐसे विषाणु जिनमें आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है उन विषाणुओं को रिट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने जो HIV वायरस होता है यह एक प्रकार का रिट्रोवायरस होता है। इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? RNA होता है। इसमें 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, इसलिए इसको हम रिट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है, तो विषाणु टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वायराइड्स क्या होते हैं। वायराइड्स, वायराइड्स, वायराइड्स RNA के छोटे छोटे कण होते हैं। किसके कण होते हैं? ये RNA के छोटे छोटे कण होते हैं। सामान्यतः जो वायराइड्स होते हैं इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है वह लगभग 300 होती है। कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें। और आप लोग न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जानते हैं, जैसे जो एडेनिन से बनता है, ग्वानिन से बनता है, थायमिन और साइटोसिन से बनता है ना, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। ठीक है, एडेनिलिक एसिड, ग्वानिडिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इस वायराइड्स में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये RNA के कण हैं तो RNA में, ठीक है, क्या नहीं होता है? RNA में थायमिन के प्लेस पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है, थायमिन नहीं रहता है यहाँ पे। वायराइड्स की खोज सबसे पहले T.O. डाइनर ने, किसने किया था? T.O. डाइनर ने किया था। T.O. डाइनर ने सबसे पहले वायराइड्स की खोज की थी। ये वायराइड्स क्या करते हैं? पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ये इनका जंतुओं में ये रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। ये किस में रोग उत्पन्न करते हैं? पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो वायराइड्स क्या होते हैं? RNA के छोटे छोटे कण होते हैं। इसमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसकी खोज सबसे पहले T.O. डाइनर ने की थी और इनसे क्या होता है? पौधों में रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा ये टॉपिक है, आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आगे अगला टॉपिक है प्रियांस। क्या है? प्रियांस। देखिए प्रियांस क्या होते हैं? प्रियांस या प्रियांस कहते हैं इसको।
ये प्रोटीन के बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। किसके कण होते हैं? प्रोटीन के कण होते हैं। इनका जो आकार होता है वो 4 से 6 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 4 से 6 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर होता है। और इस प्रोटीन के कण या प्रियांश की जो खोज है सबसे पहले गज डुसेक ने की थी। इसकी खोज सबसे पहले गज डुसेक ने की थी। और ये प्रोटीन के कण होते हैं, इनका माप कितना होता है? लगभग 4 से 6 नैनोमीटर होता है। ये मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में जब ये प्रोटीन के कण जमा हो जाते हैं या बनने लगते हैं तो मनुष्य में एक रोग होता है, उस रोग को कहते हैं कंपनशील लकवा। तो मनुष्य में इसकी वजह से क्या होता है? कंपनशील लकवा होता है और इसे इंग्लिश में पार्किंसन डिजीज कहते हैं। कौन सा रोग होता है? पार्किंसन रोग होता है या कंपनशील लकवा होता है, जिसके कारण जो मनुष्य का हाथ है ऐसे धीरे धीरे कांपने लगता है, हमेशा कांपता रहता है और उसका सिर भी धीरे धीरे क्या होता है? कांपता रहता है। और यह प्रोटीन के कण होते हैं, इसकी पुष्टि की थी प्रूसिनर ने। किसने पुष्टि की थी कि यह प्रोटीन के कण होते हैं? प्रूसिनर ने सबसे पहले इसकी पुष्टि की थी कि ये प्रियांश क्या होते हैं? प्रोटीन के कण होते हैं। ठीक है, तो प्रियांश भी कंप्लीट होता है। और अगला टॉपिक है आपका लाइकेन। आगे देखते हैं लाइकेन क्या होते हैं। लाइकेन यह कोई एक जीव नहीं रहता है, यह 2 जीवों का सहजीवन होता है। इसमें 2 जीव एक साथ रहते हैं। एक शैवाल होता है और इसके साथ होता है कवक। शैवाल और कवक दोनों एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं। इसी संरचना को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। जो शैवाल का भाग होता है इसे शैवालांश कहा जाता है, शैवालांश। और जो कवक का भाग होता है, कवक के भाग को कवकांश कहते हैं। कवकांश, शैवालांश, कवकांश। ठीक है, शैवाल के पास हरित लवक होता है, इसकी वजह से यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। लेकिन कवक के पास हरित लवक नहीं होता तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता। ये दोनों एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं। कवक जल और खनिज लवण को अवशोषित करके, कवक क्या करता है? जल और खनिज लवण को अवशोषित करके शैवाल को देता है। जल और खनिज लवण को अवशोषित करके यह किसको देगा? शैवाल को देता है। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है और भोजन को निर्माण करके यह कवक के साथ साझा करता है। यह भोजन को किसके साथ साझा करता है? कवक के साथ साझा करता है। इस प्रकार के सहजीवन में दोनों जीवधारियों को क्या होता है? लाभ होता है। सामान्यतः जो लाइकेन होते हैं यह एक प्रकार के सूचक होते हैं। जिन स्थानों पे प्रदूषण बहुत अधिक होता है उन स्थान पे ये लाइकेन नहीं उगते हैं। ठीक है, तो ये प्रदूषण के सूचक होते हैं। आज के क्लास में इतना ही और मिलते हैं अगले क्लास में। आज का अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।